like, share and subscribe। इसको बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। नहीं तो आप थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस पे तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली इसी को हम बोल देते हैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, इसका मतलब होता है बेसिकली, ये भी बोल सकते हैं डेफिनेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? डेफिनेशन। और डेफिनेशन किसका? डिफरेंशिएशन का। ये डेफिनेशन आता है बेसिकली, ठीक है। इसके लिए देखिए, अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन का, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है, ये होता है बेसिकली आपका रेट मेजर। क्या होता है? रेट मेजर। इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब होता है? रेट मेजर। जैसे अगर आप कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट किया होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट किया होगा, तो उसमें रेट निकालते हैं। या कोई भी चीज अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो पूछते हैं कि इसका रेट क्या है ना। तो उसी तरह से अगर किसी फंक्शन का हमको रेट निकालना है, ठीक है ना, तो उसके लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रोसेस किया जाता है वो हम यहां पे सीखेंगे। तो ये चीज पहले क्लियर होना चाहिए कि जो डिफरेंशिएशन है उसका मतलब होता है रेट मेजर। दूसरा देखिए, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? दूसरा इसका मतलब होता है डिफरेंस। क्या मतलब होता है? डिफरेंस। इसका मतलब आपको डिफरेंस भी होता है, लेकिन डिफरेंस कैसे और किस सिचुएशंस में होता है हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है। दूसरा बात आप ये बोलेंगे, इसका मतलब एक और होता है। तो वो क्या मतलब होता है? वो होता है ब्रेक करना, यानी कि तोड़ना। तो किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, ये भी डिफरेंशिएशन का काम होता है। और जब छोटे छोटे पार्ट में आप तोड़ रहे हैं, उसको अगर एक साथ जोड़ रहे हैं, तो वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, जोड़, ठीक है। तो इंटीग्रेशन पर आएंगे तो और डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन सिंपल सा समझिए, यहीं से इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ और डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़। तो उसका मतलब होता है जोड़ना, इसका मतलब होता है तोड़ना। तो इसका मतलब एक और इसमें आ गया आपको ब्रेक करना, ये भी इसका मतलब होता है तोड़ना। किसी भी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना। अब देखेंगे तो इसका एक और मतलब आता है, और वो एक और मतलब क्या आता है? ये आता है आपको स्लोप। क्या आता है? स्लोप। और ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब स्लोप भी होता है। जैसे देखिए, अगर आप 11th क्लास के फिजिक्स वाला टॉपिक अगर आपको याद हो, तो आपने ये पढ़ा होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और v बराबर आप लिखते थे कि dx अपॉन dt। तो g अपॉन dt जो था, और वो x का यानी डिस्प्लेसमेंट का, तो वो वेलोसिटी हो जाता है। तो इसका क्या मतलब था? जो डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, तो उसी को तो वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। और इसीलिए जो हिंदी में पढ़े होंगे वो ऐसे पढ़े होंगे, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में पढ़े होंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, और टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो वहां पर अगर dx और t के वर्सेस अगर आपने ग्राफ खींचा होगा, जैसे टाइम और डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट अगर आपने ग्राफ खींचा होगा, तो उसमें आप देखे होंगे कि उसकी जो वेलोसिटी होंगे वो उसके स्लोप का वैल्यू देता है, ठीक है ना। क्या किसका वैल्यू देता है? स्लोप का। और इसीलिए आप वहां पे पढ़े थे कि जो स्लोप होता है ना y का, अगर कोई y इक्वल टू एक्स, मान लीजिए कोई भी कर्व है, या y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है, उसका जो स्लोप होता है वो आपका dy बाई डी एक्स होता है।
तो दूसरी चीज ये है कि यही आपको स्लोप का वैल्यू देता है। अब इसी का देखिए एक मतलब और होता है, और वो मतलब क्या होता है, तो वो होता है आपका डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। अब बोलेंगे सर डायरेक्शन कैसे? तो ये डायरेक्शन इस तरह से कि अगर कोई भी पार्टिकल है और वो मान लीजिए किसी भी पार्ट पर मूव कर रहा है, किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो वो किस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आपको वो डायरेक्शन निकालना हो तब हम लोग किसका यूज करते हैं? डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। और इस ये कहने का मतलब है कि अगर कोई भी पार्टिकल किसी भी पॉइंट पे मूव कर रहा है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ पे हो या फिर सर्कुलर पाथ पे हो या कोई भी कर्व पाथ पे हो, पार्टिकुलर पॉइंट पे उसके जो भी डायरेक्शंस होते हैं उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने इसमें यह सीखा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का बेसिक तौर पे मतलब हो गया कि जो डिफरेंशिएशन है उसका डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, दूसरी बात, डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो डिफरेंस भी मतलब होता है, और दूसरा मतलब इसका ब्रेक करना भी होता है, उसके बाद इसका रेट मेजर भी होता है, स्लोप भी होता है, और डायरेक्शन डिटरमाइन करना भी होता है। लेकिन ये सभी जो मीनिंग है वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंडीशन में डिफाइन किया जाता है। तो अगर आपका अभी ऑफलाइन क्लासेज होता या बेसिक क्लासेज होता तो उसमें मैं काफी इसको डिटेल में बताता, लेकिन अभी टाइम का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, तो इसीलिए इसमें से हम एक मीनिंग को लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक जो डेफिनेशन है इसका, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये बेसिकली डिफाइंड होता है आपका एस से, रेट मेजर से डिफाइंड होता है। किससे डिफाइंड होता है? रेट मेजर से। तो अभी जो है हम इसका डेफिनेशन को आगे बढ़ाने के लिए जो रेट मेजर है उसको मैं स्टार्ट कर देता हूं, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी किसको लेके आगे बढ़ते हैं? रेट मेजर को लेके, यानी हम ये मान लेते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वो होता है रेट मेजर। ठीक है, अब देखिए तो रेट मेजर होता है तो इसका मतलब क्या है? इसमें जो है रेट मेजर है, तो रेट मेजर का मतलब क्या है, तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब है चेंज ऑफ वन वेरिएबल with respect to other variable। ठीक है, और इसका जो रेट होगा, इसका क्या, इसका जो रेट होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो उसमें चेंजिंग हो रहा है उसका जो रेट होगा वही है रेट मेजर, और वही हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल को बड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपने मार्केट गया कॉफी खरीदने के लिए, और जब आप कॉफी खरीदते हैं तो उसमें सपोज दैट कि आपने 100 रुपए में 2 कॉफी खरीदा, तो जब आपने 100 रुपए में 2 कॉफी खरीदा तो हम ये पूछेंगे कॉफी का रेट क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 50 रुपए पर कॉफी, है ना। तो उसमें आपने क्या किया, कॉफी का जो रेट है वो हमेशा यूनिट में, एक में निकाले आप, या किसी का भी रेट ऐसे ही होता है कि आपको यूनिट यानी 1 केजी में या 1 पीस में, है ना, या 1 लीटर में जो क्वांटिटी आप लेंगे उसके हिसाब से उसको तय करेंगे, उसके हिसाब से उसको फिक्स करेंगे, है ना, तो वो रेट आएगा। तो अब आप बोलेंगे कि सर जब रेट निकालने के पास, रेट निकालने का हमारे पास जब सिंपल तरीका है तो हम ये तरीका क्यों अपनाएं? तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब जैसे मान लीजिए आपको ये है, इसी पे एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसमें कंसंट्रेट होकर सुनिएगा पहले। जैसे मान लीजिए आप गए पेन खरीदने के लिए,
और आपको भी पता है अभी एग्जाम का टाइम है, आप ज्यादा लिखते होंगे, पेन का खपत ज्यादा होती होगी, है ना। आपने क्या किया कि जो लिखो फेंको पेन आता है या कोई भी कम कॉस्ट का, आपने उनसे बात की और आप उनसे बोले कि अच्छा इस पेन का कॉस्ट कितना है, तो उसने बोला एक पेन का है 5 रुपए, ठीक है। अब आप बोलेंगे अगर ये 5 ले लेंगे तो बोलेंगे, वो बोले 5 नहीं, अगर 10 लोगे तो हम 1 रुपए कम कर देंगे, यानी तब 4 रुपए दे देंगे। आपने बोला अगर 20 लेंगे तो तब वो बोलेंगे चलो तब पर पेन जो है हम 1.5 रुपए कम कर देंगे। अब आपने बोला अगर 50 रुपए ले तो सॉरी 50 पेन ले तो उसने कहा कि चलो हम 2 रुपए कम कर देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है मेरे दोस्त, उस पर ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो 10 पेन होगा ना वो आपको मिलेगा 4 रुपए, फिर से जो फर्स्ट 20 पेन होगा वो मिलेगा आपको 3.5 रुपए, और उसके बाद जो फर्स्ट 50 पेन होगा ना वो आपको मिलेगा 3 रुपए। तो बताइए उस पेन का रेट क्या हुआ? फाइनली ओवरऑल मिलाकर देखेंगे तो रेट क्या हुआ? फिक्स है? नहीं है। क्यों नहीं अब रेट फिक्स है? क्योंकि जैसे जैसे आप पेन की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका जो दर है, जो रेट है, वो घटता जाता है। तो यहां पर जो सिंपल तरीका आपने लगाया था वो तरीका गलत हो जाएगा। आप बोलेंगे सर वो गलत नहीं होगा, हम दोनों का एवरेज निकाल लेंगे, हम सोच लेंगे ऐसे। तो आप अगर एवरेज निकालते हैं मेरे दोस्त तो वो सारा पेन का एक साथ आपने एक एवरेज रेट निकाल लिया, लेकिन सारा पेन आपको उस रेट से नहीं मिला है। कुछ पेन किसी और रेट से मिला है, कुछ पेन आपको किसी और रेट से मिला है। इसका मतलब है कि अगर वेरिएबल हो उसकी संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अगर वेरिएबल हो और उसका जो रेट है वो भी अगर अलग अलग नंबर पे अलग अलग हो रहा है, तो अब जो आपका जनरल तरीका है वो फेल कर जाता है मेरे दोस्त। इसीलिए ऐसे जगह पर किसका यूज किया जाता है? डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में देखिए, इसीलिए मैंने क्या लिखा यहां पे, मैंने लिखा कि चेंज ऑफ वन वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल का जो है वो दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां पे नंबर ऑफ पेन से था, तो अब नंबर ऑफ पेन फिक्स नहीं है, तो एक वेरिएबल ये हो गया, और इसके रिस्पेक्ट में किसका हो गया? रेट का, जो उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट का, तो वो हो गया दूसरा वेरिएबल। तो या तो कॉस्ट के रिस्पेक्ट में आप नंबर ऑफ पेन को लीजिए, या नंबर ऑफ पेन के रिस्पेक्ट में आप उसके कॉस्ट को लीजिए। तो दोनों यहां पे वेरिएबल है, दोनों की वैल्यू जो है वो बदल रही है। तो ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मल तरीका फेल कर जाता है, पर आपको जो यूज होता है वो होता है डिफरेंशिएशन। अब मुझे लगता है कि बेसिक चीज आप इसका समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कांस्टेंट ही है तब तो डिफरेंशिएशन का जरूरत ही नहीं है, और डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल अगर लगाते हैं तो उसके लिए वेरिएबल होना जरूरी है। और वेरिएबल होने का मतलब है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो दोनों में से आप कोई एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, और जब तक वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करता है तब तक जो है वो वेरिएबल होगा नहीं, और वेरिएबल होगा नहीं तो आपको ये रूल लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। और इसलिए आप करते हैं कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये आपने पढ़ा है, ये बेसिक तौर पे डेफिनेशन में आता है, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसी पे बेस्ड है ना, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब यहां से ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। अब यहां पे देखिए, इसके लिए हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन। आप देखिए क्या हम मान लिए कि y इक्वल टू जो एफ एक्स है ये एक फंक्शन आपको दिया हुआ है जिसका आपको रेट मेजर निकालना है, और रेट मेजर निकालने का मतलब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? तो इसका जो है y का x के रिस्पेक्ट में निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, जो फंक्शन आपको दिया गया है।
और ये जो फंक्शन है ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लिए? इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा मेरे दोस्त, अगर ये समझ में आ गया तो समझिए पूरा डिफरेंशिएशन का फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। और इसमें अगर प्रॉब्लम हुआ तो जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है उसमें गारंटी प्रॉब्लम होगा। अगर ये समझ गए तो एक तरह से समझ लीजिए आपके सिलेबस के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी खत्म हो गया, उसमें भी इसका यूज होगा। इसका एक स्पेशल चैप्टर है उसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, तो वो चैप्टर इसमें स्पेशली आएगा, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब अभी मैंने क्या बोला कि इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस फंक्शन को या तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, यानी या तो इंक्रीज करना पड़ेगा या तो डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो कांस्टेंट आ जाएगा और उसका जो रेट हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं यहां पे जो x है हमारा, तो x में थोड़ा सा हम इंक्रीमेंट कर देते हैं, ठीक है, x को बढ़ा देते हैं। तो अगर x को बढ़ाएंगे तो y ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा मेरे दोस्त? क्योंकि जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x पर y डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आप अच्छा से पढ़ाई करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी, है ना। तो उसके लिए अब ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं नॉलेज बढ़े या ना बढ़े, उसे आपसे पूछेगा नहीं। आप अगर अच्छा से पढ़ेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी। तो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है और जो नॉलेज है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। तो आप पढ़ाई करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। तो उसी तरह से यहां पर x है इंडिपेंडेंट, अगर आप x को बढ़ाएंगे तो वह ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिए इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये इसको अगर हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो इस लाइन को लिख देते हैं, और इसमें जो बढ़ेगा ना तो x में एक छोटा सा क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, जिसको हम मान लेते हैं डेल्टा x। क्या मान लेते हैं? डेल्टा x। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो है y में जो बढ़ जाएगा वो डेल्टा y बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं अब इसमें लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, स्मॉल साथ ही साथ लिखते जाइएगा, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। क्या मान लिए? लेट डेल्टा x बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, यानी x में एक छोटा सा इंक्रीमेंट है जिसका नाम हम दे दिए डेल्टा x दे दिए, ठीक है। जो बहुत छोटा क्वांटिटी होता है उसको दिखाने के लिए या तो हम डेल्टा x लिख लेते हैं, या तो छोटा में h लिख लेते हैं, और या तो एप्सिलॉन का यूज किया जाता है। ये 3 चीजों का यूज किया जाता है मेरे दोस्त। तो उसमें से अभी हम डेल्टा x ले रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए जब आपने x में किया तो y में ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तब यहां पे वो भी लिख लेते हैं, एंड डेल्टा y बी द स्मॉल corresponding increment, a small corresponding increment in y। अब इसका क्या मतलब है कि अगर x में हम डेल्टा x बढ़ाए तो y में इसके साथ, इसके संगत में, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में डेल्टा y बढ़ गया, और अगर ये बढ़ जाएगा तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, y में डेल्टा y बढ़ गया तो ये आपका आ जाएगा y प्लस का डेल्टा y, तो इज इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ, और x में डेल्टा x बढ़ गया तो ये आ गया आपको x प्लस का डेल्टा x। ये आपको यहां पे आ गया। अब इसको जो है हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या मान लेते हैं? इक्वेशन नंबर 2। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त कि अगर कोई भी फंक्शन है और वो बढ़ रहा है या घट रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है कि नेट कितना बढ़ रहा है। यहां पे हम पूरे फंक्शन को नहीं बढ़ाए थे, डेल्टा x सिर्फ x को बढ़ाए थे,
और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन में ऑटोमेटिक जो इंक्रीमेंट होगा वो अब हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज करेगा। अभी हम सिर्फ x में डेल्टा x किए, जिसके चलते y में डेल्टा y हो गए। ठीक है, इस चीजों पे फोकस कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम पूरे फंक्शन में नहीं देखे, तो पूरे फंक्शन में नेट कितना होगा, तो उसके लिए तो हमको इसमें से इसको घटा के देखना पड़ेगा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तब हमको पता चलेगा कि नेट जो इंक्रीमेंट है y इक्वल टू एफ एक्स में वो कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो तब आप यहां पे ये लिख सकते हैं, तब आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम, यहां पे तब आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा तब यहां पे, तो ये आ जाएगा आपको y प्लस का डेल्टा y और माइनस का उसमें y था, तो इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपको f ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस का ये आ जाएगा एफ एक्स। अब यहां पे देखेंगे तो ये y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपको यहां पे आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x और माइनस का ये आ गया आपको एफ एक्स आ गया। अब आप इसको चाहें तो आप इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं, वैसे कोई जरूरी है नहीं, बट आप चाहें तो मान सकते हैं। तो ये अब आपको जो इक्वेशन नंबर 3 है ये किसका वैल्यू दे रहा है मेरे दोस्त, कि जब हम x में डेल्टा x इंक्रीज किए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में y में डेल्टा y इंक्रीज हो गया, तो इस दोनों फेनोमेना के चलते जो है पूरे फंक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि जो हमको रेट निकालना है ना वो नेट पे होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आप लोगों में से किसी के पेरेंट्स अगर बिजनेसमैन है, ठीक है, या इनकम मान लीजिए ज्यादा है, तो वो अगर इनकम टैक्स देते होंगे तो आप उसका लिस्ट देखिएगा आप, तो इनकम टैक्स जो देते हैं ना, तो आपको कितना अर्न कर रहे हैं या कितना खर्च है, इस दोनों को पहले सबट्रैक्ट करके जो नेट प्रॉफिट है उस पे इनकम टैक्स लगता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसमें ये कहा गया है जैसे अभी आपका जो इनकम है पर ईयर, तो उसको एक फिक्स किया गया, अगर उससे ऊपर जाता है तभी आपको इनकम टैक्स देना है, अदरवाइज आपको फाइल तो करना है, तो वो से आपको फायदा भी मिलता है। ठीक है, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी टैक्स लगता है तो नेट इनकम पे लगता है। तो नेट इनकम का क्या मतलब हुआ कि आपके पास इनकमिंग कितना है और एक्सपेंस कितना है, तो उसको घटा के जो आएगा वो इनकम होता है। ठीक है ना, यानी जितनी आपकी लागत है और जितना आपका सेल हुआ दोनों में से सबट्रैक्ट करेंगे तब ना आएगा आपका। तो उसी तरह से यहाँ पे बाद में जितना बढ़ा पहले जितना था, तो इस दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो वो नेट इंक्रीमेंट हमको आएगा, और नेट इंक्रीमेंट समझे तो एक तरह से प्रॉफिट की तरह आएगा, तो प्रॉफिट पे ना इनकम टैक्स देना है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो रेट आएगा वो किस पे आएगा, नेट इंक्रीमेंट पे आएगा, और ये आपका नेट इंक्रीमेंट हो गया। चलिए अब एक बात और यहां पे समझिए, अब देखिए जब मैंने इसके ड्यूरेशन में एक सवाल आपसे पूछा कि 100 में अगर आपने 2 कॉपी लिया तो कॉपी का रेट क्या हुआ, तो आपने क्या किया, बोल दिया कि 50 रुपए पर कॉपी। तो इन 50 रुपए पर कॉपी कैसे निकाले, तो जो कॉपी की संख्या थी जो 2 था उससे आप भाग दे दिए, तो यहां पर एक्स में हम क्या बढ़ाए, डेल्टा एक्स बढ़ाए थे। इसका मतलब यहां पे जो हमारे संख्या है, जो हमारे पास जो नंबर्स है, जो अमाउंट है वो क्या है, डेल्टा एक्स है। तो इसका रेट निकालने के लिए हम डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे ना जी। तो यहां पे आप दोनों और क्या करिए, डेल्टा एक्स से इसको डिवाइड कर दीजिए। क्या करेंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें देखिए अगर हम दोनों और इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो इसमें ध्यान दीजिएगा तब ये क्या आ जाएगा, तब ये आ जाएगा आपको यहां पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो यहां तक में हमने सिंपली क्या किया,
कि जो रेट हमको निकालना था, तो अब ये आएगा आपका रेट में, क्योंकि डेल्टा एक्स अमाउंट था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 100 रुपए में 2 कॉपी, कॉपी की संख्या 2 था, तो उसका रेट निकालने के लिए 2 से आप भाग दे दिए। इसी तरह से इसमें जो है स्टार्टिंग में एक्स में हमने डेल्टा एक्स इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो नेट जो क्वांटिटी थी वो था डेल्टा एक्स, तो रेट निकालने के लिए हम डेल्टा एक्स से क्या किए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए इसमें क्या है, जो क्वांटिटी है वो वेरी कर रहा है, फिक्स तो है नहीं, इसका जो आंसर होता है ना वो आपको अप्रोक्सीमेशन में आता है, यानी लगभग आंसर में आएगा। ठीक है, तो जब लगभग में आएगा, अप्रोक्सीमेशन में आएगा, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अप्रोक्सीमेशन में अगर आता है, तो जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि अगर आप 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, किसको, 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3.33, तो उसके अप्रोक्स में आया। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी कैलकुलेशन में अगर आप 3.3 लेते हैं तो देखेंगे कि एरर्स ज्यादा आ जाएगा, और अगर 3.33 लेते हैं तो वो उसके रिस्पेक्ट में एक्यूरेट होगा। अगर आप 3.33333 लेते हैं तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा, समझ रहे, क्योंकि अगर उसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1 डिजिट में राउंड ऑफ करेंगे तो एक्यूरेसी कम होगा, 2 डिजिट में करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा, 3 डिजिट में करेंगे तो और ज्यादा होगा, 4 डिजिट में करेंगे तो और ज्यादा होगा, है ना। अब हमको किस पे ध्यान देना है, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कि कितना एक्यूरेट वैल्यू हमको दे सकता है, और हमारा कोशिश रहेगा कि अगर एग्जैक्टली वैल्यू दे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे तो क्या बात है। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको अब हम कोशिश करते हैं कि कोई एक ऐसा तरीका लगाए जिससे ये जो रेट है वो एक्यूरेट हमको मिले। तो अब उसका एक और एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे जितने बच्चे अभी जुड़े हुए हैं या वीडियोज बाद में देखेंगे वो सोचिएगा उसमें, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे अगर मॉर्निंग में रनिंग करते हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं उसके लिए, जो नहीं कर रहे वो सोचिए बस। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि आपकी जो रनिंग स्पीड है वो आप 15 किलोमीटर पर आवर से आप रनिंग कर सकते हैं, मान लीजिए 15 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन 15 किलोमीटर पर आवर से कितना देर कर सकते हैं और कितना दूर तक कर सकते हैं ये तो डिपेंड करता है, आपके एनर्जी लेवल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए जैसे हम मान लिए कि आपको मैंने दौड़ने के लिए बोला कि 10 किलोमीटर दौड़िए, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चलिए हम छोटा ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 किलोमीटर तक। तो जो मतलब डेली रनिंग करता है वो तो कर ही सकता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अगर 3 किलोमीटर, तो अगर आप 15 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किए हैं तो आप देखेंगे कि लास्ट जाते जाते आपकी स्पीड घट जाएगी। इसका मतलब है कि अगर आपने 15 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया और एंडिंग में अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता है तो 5 किलोमीटर पर आवर का मिस्टेक्स आ गया, एरर्स आ गया, नहीं आ गया। अब इस इंटरवल को अगर हम छोटा कर दे, जो मैंने बोला था 3 किलोमीटर, अगर वो अगर 1 किलोमीटर पे ले आए तो 1 किलोमीटर के ड्यूरेशन में हो सकता है कि आप 14 तक मेंटेन कर लेंगे। तो अब एरर्स कितना आया, सिर्फ 1 का आया। तो अगर आपको सिर्फ 1 ही किलोमीटर जाना है तब आपकी स्पीड, अगर आपने 15 किलोमीटर पर आवर से शुरू किया तो हो सकता है कि लास्ट में 14 आते आते आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। ठीक है, तब एरर्स कितना का आया, 1 का। तो इससे क्लियर क्या होता है कि जो इंटरवल है हमारा, अगर वो जितना छोटा होगा तो एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि 1 मीटर ही जाना है तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगा। अब मैं बोलूं आपको सिर्फ 1 कदम जाना है तब तो एग्जैक्ट रहेगा, और अगर जस्ट उस पॉइंट के बगल तक ही जाना है तो एक्यूरेसी और भी ज्यादा रहेगा ना। अब मान लीजिए आप जिस पॉइंट पर है उसको जस्ट बगल पॉइंट पे जाना है तो उसको अप्रोच करेगा, पेंडिंग होगा, और इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है, क्या, लिमिट, है ना। तो अब आप क्या करेंगे कि जो आपका ये इंटरवल है, जो क्वांटिटी है वो है आपके पास ये डेल्टा एक्स। तो अब आप क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स जितना छोटा होगा उतना ही आपका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अब दोनों ओर लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। किसके लिए,
ताकि जो हमारा रेट है ना वो एक्यूरेट आए। ठीक है, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ट्रैकिंग लिमिट, ट्रैकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोथ साइड। समझ आ गया जी? बोथ साइड। अब हम क्या करते हैं कि दोनों ओर जो है लिमिट लगा देते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? तो ये जो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब इधर भी लिमिट आएगा, तो ये आ जाएगा आपको लिमिट, और ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये इधर आपको आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये माइनस का एफ ऑफ एक्स, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपको? डेल्टा एक्स। ये ना आ जाएगा जी। अब आप यहां पे देखिए क्या किए कि जो डेल्टा एक्स टेंस टू जब 0 आ गया, और इसको अगर आप कंसीडर किए हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो अब आप इस इंटरवल को इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अब जो इसका वैल्यू है इससे ज्यादा एक्यूरेट आपको नहीं आ सकता। जितना पॉसिबल एक्यूरेसी था वो इसमें आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट जो आएगा, तो ये अब आपका एग्जैक्ट रेट आ गया। क्या आ गया? एग्जैक्ट रेट आ गया। और जो एग्जैक्ट रेट आ गया तो उसी का नाम हम क्या दिए थे मेरे दोस्त? डिफरेंशिएशन दिए थे। तो अब ये किसमें चेंज हो जाएगा? dy बाई dx में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या बन जाएगा? तो यही आपका अब ये बन जाएगा dy बाय dx, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर ऐसे ही रहेगा, तो इधर आ जाएगा आपको लिमिट, और ये डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये माइनस का एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो ये जो है ना यही आपका होता है डेफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डेफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन ये बोल देते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिएगा कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है तो इस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इस पे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि इसको हम कैसे करते हैं, और आज लगता है कि उसी के साथ आपका टाइम अप हो जाएगा। तो एक एग्जांपल आज लेते हैं, इसमें जो कुछ भी कमी रह जाएगा तो वो मैं अगले क्लास में आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पे ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, और आज शायद यहीं पे टाइम अप हो जाए। अब यहां पे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स। क्या ले लिए? y इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसको आपको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है, और किससे? फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब यहां पे क्या ले लिए? y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको मान लिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हाँ, जैसे ये क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे मान लेते हैं, तो लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट, बी द स्मॉल इंक्रीमेंट
इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द स्मॉल corresponding increment in y। ठीक है, तो ये आ जाएगा देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। और इधर जो आपका y है तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको y प्लस का डेल्टा y। तो आपका ये आ जाएगा, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेट निकालने के लिए इसमें से इसको सबट्रैक्ट कर देना है। तो अब आपको लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, तो अब अगर दो में से एक को घटा दिए तो ये आपका आ जाएगा y प्लस का डेल्टा y माइनस का y, तो इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस का आ जाएगा साइन x, ये आ जाएगा। अब आप यहां पे ये y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अब आपको यहां पे आ गया डेल्टा y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस डेल्टा x, और ये माइनस का साइन ऑफ x आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, ये अगले स्टेप में आपका हो जाएगा यहां से इंप्लाइज दैट। अब आप क्या करते थे, इसको डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स और होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा। अब आप क्या करते थे कि लिमिट लगाते थे, अब आप यहां पे लिख देंगे टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बोथ साइड, बोथ साइड। अब अगर ये लगा देंगे तो ये आपको आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपका लिमिट और ये डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये आपको आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का साइन एक्स और डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपको डेल्टा एक्स। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, इसके बाद यहां से ये जो क्वांटिटी है मैंने बोला कि यही आपका क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा, तो ये बन गया आपका dy बाय डी एक्स, और इधर आपका ये आ गया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। और अब इसमें आपको क्या करना है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, और ये आपको पहले से बताए हुए फॉर्मूला लिस्ट में भी आपको ये फॉर्मूला दिए हुए हैं, तो यहां से आ जाएगा साइन सी माइनस का साइन डी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू का साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो ये फॉर्मूला जब यहां पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस का एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू का ये आ जाएगा आपको साइन ऑफ
एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एक्स और डिवाइडेड बाय टू, और होल डिवाइडेड बाय ये डेल्टा एक्स तो आपका है ही। तो अब ये आगे क्वेश्चंस बन गया आपका लिमिट का बन गया, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया साइन सी माइनस साइन डी का, तो ये आपका आ गया। अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो इसका अगला स्टेप देखिए क्या आ जाएगा। अब यहां से ये जस्ट अब लिमिट को फोकस करिए, और इसलिए मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन को अच्छा से समझने के लिए आपको लिमिट अच्छा होना चाहिए, और लिमिट का मैंने आपको टास्क भी दिया था कि 11th क्लास का जो लिमिट है उसको आप अच्छा से देखिएगा। अगर जो देखे होंगे उसको बहुत मजा आएगा, और जिसको याद नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए तो पहले इसको देखते हैं। अब यहां पे देखिए, तो अब ये इसके बाद ये क्या आ गया आपको यहां से, तो ये आ गया आपको dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, और ये यहां पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ गया आपको 2 cos, और यहां से x और प्लस x, तो ये हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा x, और प्लस का इसमें बच जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, और इनटू का अब यहां पर जो साइन है तो ये x से ये x कट गया, तो ये आपको यहां पे आ गया साइन ऑफ डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2, और नीचे में जो डेल्टा x है, तो देखिए जब यहां पे इनटू में है तो ये डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी आ सकता है और इसके नीचे भी आ सकता है, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये डेल्टा एक्स को मान लीजिए हमने यहीं पे कर दिया डिवाइडेड बाय में, ठीक है, तो इसको क्या किए, इसके नीचे कर दिए, तो यहां से किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अब देखिए क्या किए इसको, जब आप लिमिट पढ़े थे तो लिमिट में पढ़े थे साइन एक्स बाई एक्स, तो यहां पे देखेंगे तो डेल्टा एक्स बाई 2 है, तो हम क्या किए कि यहां पर भी डेल्टा एक्स बाई 2 कर दिए, और इनटू में हम यहां पे 2 ले लिए। तो जब डेल्टा एक्स बाई 2 और इनटू में जब 2 कर दिए तो जो साइन का एंगल है वही इसके डिवाइड में आ गया, और यहां पर इस 2 से हम इस 2 को कट कर दिए, जब ये 2 से ये 2 गुना में है तो कट हो जाएगा। अब यहां पर साइन एक्स बाई एक्स और लिमिट है यहां पे डेल्टा एक्स टेंस टू 0। अब इसमें यह ध्यान दीजिएगा कि एज लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, अगर लिमिट हो डेल्टा एक्स टेंस टू 0 तो देन आपका जो, या ऐसे आप लिख सकते हैं एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 देन जो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा ये भी टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इसी को दोनों 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा डेल्टा एक्स बाई 2 और यहां पे आ जाएगा 0 बाई 2, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो अब इसी को यहां पे चाहे तो हम डेल्टा एक्स बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए इंप्लाइज दैट ये यहां पे लिख सकते हैं अब dy अपॉन dx इज इक्वल टू लिमिट, और ये यहां पे हम लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन 2, और ये टेंस टू हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहां पे ये चीजें क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2, और इनटू का ये आ जाएगा आपको साइन ऑफ डेल्टा एक्स बाई 2, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा डेल्टा एक्स बाय 2। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका ये क्वांटिटी है तो ये फॉर्मूला से कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला से आ जाएगा 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, इसका आंसर आ जाएगा 1, और इसको जब फाइनल लिखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आपको dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस का 0, क्योंकि अब डेल्टा एक्स बाय 2 टेंस टू 0 है, और इनटू का यहां पे आ गया 1, ये फाइनल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स आ जाएगा। और आपने पढ़ा था जब y इज इक्वल टू साइन एक्स तो जो dy बाय dx होगा वो कॉस एक्स होगा। तो देखिए इतना प्रोसीजर करने के बाद आता है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो अब आप चाहें तो y इज इक्वल टू स्टार्टिंग में क्या माने थे जी, तो ये आपको यहां से आ गया, इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू आ गया आपको cos x। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं d बाय dx, और जो y था तो y को आपने क्या लिया था, sin x लिया था, तो y के जगह पे आप लिख देंगे यहां पर sin x, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका cos x। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, और इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए यानी डेफिनेशन से, फर्स्ट प्रिंसिपल से इतना प्रोसीजर जो है वो आपको करना पड़ेगा। तो ये था डेफिनेशन का फर्स्ट प्रिंसिपल, या डेफिनेशन इसी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो अब देखिए, अब इतना जो है इसको आप क्या कीजिएगा, आज की क्लास में सभी को पहले एक बार अच्छा से नोट कर लीजिएगा आप अपने कॉपी में अच्छे तरीके से, उसके बाद एक बार अच्छे से इसको रीड करके अच्छे से पढ़ के और एक बार और अपना से बना लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तब आप कमेंट कर दीजिएगा, तो अगली क्लास में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसका आप एक शॉर्ट तरीका, यानी ऊपर में जितना लिखे इतना आपको नहीं लिखना पड़ेगा और आपको मार्क्स भी नहीं कटेगा, उसके लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से सवाल को कैसे बना सकते हैं, ये हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज का क्लास जो है बेसिकली हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। like, share, and subscribe. Thank you.